बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने 1865 के अंदर जब अपने काम को पब्लिश किया तो उसने बताया कि हेरिडिटरी फैक्टर खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करते हैं। उन हेरिडिटरी फैक्टर को आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं, लेकिन उस वक्त तक अभी क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं हुए थे, ना ही सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल भी नहीं होता था, जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किया। और मेंडल ने जिन हेरिडिटरी फैक्टर्स के बारे में बयान किया उनका कोई फिजिकल एविडेंस, कोई फिजिकल सबूत भी मौजूद नहीं था। इन्हीं तमाम वजूहात की वजह से मेंडल के काम को कोई इतनी ज़्यादा पजीराई तो नहीं मिली, लेकिन उसके काम की वजह से एक टेस्टेबल रिसर्च बेस्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की फाउंडेशन, उसकी बुनियाद पड़ गई। लेट द फाउंडेशन से मुराद है बुनियाद रखी गई। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये थ्योरी है क्या। इस थ्योरी के मुताबिक जीन द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स विरासत की इकाइयाँ हैं, आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। यानी क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा जो किसी खसूसियत को कंट्रोल करता है उसे हम जीन कहते हैं। अब जीन क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, सो क्रोमोसोम एक्ट एज कैरियर ऑफ हेरिडिटी। तो क्रोमोसोम हेरिडिटी यानी विरासत को कैरी करते हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में लेके जाते हैं। अब ये तो वो थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी रातों रात या एक दिन में या चंद सालों में नहीं बनी, बल्कि इसको कई साल लगे। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको बनाने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन, यानी इस चीज़ को डिस्कवर करने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से साइंसदान ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डेवलप करने में। अब सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं वेल्डर फ्लेमिंग और वेल्डेयर का। ये वेल्डर फ्लेमिंग एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। इसने 1882 में क्रोमोसोम को डिस्कवर किया सबसे पहले, और वेल्डर ने क्रोमोसोम का नाम, यानी इनको नाम क्रोमोसोम वेल्डर ने दिया। और ये जो वेल्डर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, ये स्टडी कर रहा था रैपिडली डिवाइडिंग लार्वी ऑफ सेलेमेंडर। तो तब इसने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया और नाम दिया वेल्डर ने, क्योंकि क्रोमा का मतलब है कलर और सोम का मतलब बॉडी, क्योंकि ये कलर को रिटेन करते हैं जब हम डाई करें। अब क्रोमोसोम डिस्कवर हो गए और हेरिडिटरी फैक्टर यानी जीन का तस्वर मेंडल ने दे दिया। इन दोनों के बारे में, क्रोमोसोम और जीन के बारे में जो रिलेशनशिप है, सबसे पहले उसको डिस्कवर किया कार्ल कोरेन ने 1900 के अंदर। कार्ल कोरेन के मुताबिक जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं, यानी वो जो फैक्टर हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं। इसने कहा कि सजेस्ट सेंट्रल रोल ऑफ क्रोमोसोम इन हेरिडिटी। इसने कहा कि विरासत के अंदर विरासी खसूसियात को मुंतकिल करने में जो बुनियादी किरदार है वो क्रोमोसोम का है। अकॉर्डिंग टू द, और इसने अनाउंसिंग द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, इसने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। और इसने कहा कि मेंडल का जो मेंडल ने काम बयान किया है, जो मेंडल ने के हेरिडिटरी फैक्टर थे, वही काम क्रोमोसोम कर रहे हैं। लेकिन इसने जो हाइपोथेसिस दिया, इसके पास भी अपनी इस बात का कोई सपोर्टिव एविडेंस मौजूद नहीं थे। इसके आइडिया के कोई अभी सपोर्टिव एविडेंस, कोई सबूत मौजूद नहीं थे। अब जो सबसे मजबूत और बुनियादी काम किया वो वाल्टर सटन और थियोडर बोवेरी ने किया। वाल्टर सटन एक अमेरिकन साइंटिस्ट था और ये जो थियोडर बोवेरी है ये जर्मन साइंटिस्ट था। इन्होंने इंडिविजुअली काम किया 1902 के अंदर। अब इनके मुताबिक बिहेवियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स यानी जीन इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एट मियोसिस। अब इन्होंने जो बात कही, यानी सटन और बोवेरी ने, इनके मुताबिक जो खसूसियात मेंडल के फैक्टर थी, जो मेंडल ने बताया ना कि जीन्स किस तरह इकट्ठे होते हैं एक जानदार के अंदर और वो मियोसिस के दौरान अलहदा होते हैं, जो मेंडल ने जीन की खसूसियात बताई थी, इन्होंने कहा क्रोमोसोम का भी वही बिहेवियर है, क्रोमोसोम भी पैरेलल बिहेव करते हैं। अब हम देखते हैं जी इसके एविडेंस, यानी सटन की थ्योरी, वाल्टर सटन और थियोडर बोवेरी, इसकी थ्योरी के एविडेंस। याद रहे हम इस थ्योरी का एक तो नाम है ना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम सटन बोवेरी थ्योरी भी कहते हैं, यानी बोवेरी सटन थ्योरी। अब यहाँ पे मैंने देखें इनके दरमियान में ना कंपैरिजन लिखा है। एक तरफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि बोवेरी और सटन, जिसको हम सटन थ्योरी कहते हैं, उसके पॉइंट्स हैं 1 2 3,
और दूसरी तरफ जो मेंडल का काम था वो ये मेंडल के काम है। अब हम देखते हैं इस थ्योरी के मुताबिक क्रोमोसोम का बिहेवियर वही है जो कि मेंडल्स के फैक्टर का था, जिनके बारे में मेंडल ने बयान किया। अब देखें, सबसे पहले आप देखें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक इन रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होती है तो सबसे पहले इनिशियली स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं। स्पर्म भी हैप्लॉइड है, यानी उसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी है, और एग भी हैप्लॉइड है, और जब मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। अगर मेंडल सही था, मेंडल ने क्या कहा था, गैमेट्स ट्रांसफर इक्वल हेरिडिटरी मटेरियल इन जाइगोट। जाइगोट के अंदर जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं, दोनों एक जैसे विरासती मादे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अगर ऐसा है, मेंडल ने जिस तरह बयान किया है, तो नज़र आने में हमें ये जो एग है इसका ये साइज में बड़ा है और स्पर्म साइज में छोटा है, एग का साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है। तो अगर मेंडल ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि वो जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो इस सेल के न्यूक्लियस में नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में नहीं बल्कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ये जो दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है, इस न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद है। अब देखते हैं जी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का पहला पॉइंट है इन डिप्लॉइड इंडिविजुअल क्रोमोसोम कम इन पेयर। जो डिप्लॉइड कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, उन डिप्लॉइड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में होते हैं। देखिए, फर्ज करें इंसानों के अंदर, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, वो 46 क्रोमोसोम 23 जोड़ों की शक्ल में है। अब 23 में से फर्ज करें जो पहला जोड़ा है क्रोमोसोम का, अब लेट्स सपोज ये एक जोड़ा क्रोमोसोम का पेयर है, इसमें से एक क्रोमोसोम जो सा है वो फीमेल से आया है, जबकि एक क्रोमोसोम मेल से आया है। तो ये पहला जोड़ा बन गया क्रोमोसोम नंबर, ये जो फीमेल से आया, ये मेल से आया, तो ये एक जोड़ा, और इस जोड़े को हम कहते हैं होमोलोगस पेयर। तो ये तो था सटन की थ्योरी के मुताबिक कि क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में। तो मेंडल ने भी तो यही कहा था कि फैक्टर यानी जीन कम इन पेयर, वो जीन भी जोड़ों की शक्ल में आते हैं। जिस तरह मेंडल ने पी प्लांट मटर के पौधे की हाइट की बात की थी कि वो या तो टाल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। टाल के लिए जो था वो कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए यानी एक जोड़े के अंदर ये जो जीन जोड़े में आए हैं, मेल एक आएगा जी फीमेल की तरफ से लेट्स सपोज, और एक आएगा मेल की तरफ से। तो जिस तरह क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में है तो ये भी जोड़ों की शक्ल में है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये पैरेलल बिहेवियर जीन का और क्रोमोसोम का। दूसरा पॉइंट, अब क्रोमोसोमल थ्योरी के मुताबिक जब मियोसिस होती है, गैमेट्स बनते हैं सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, यानी क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। अब देखें, ये 1 क्रोमोसोम इन ईच गैमेट। अब ये एक गैमेट बनेगा, इस गैमेट के अंदर इन दोनों में से एक क्रोमोसोम आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अब दूसरे गैमेट में भी इनमें से एक, यानी एक क्रोमोसोम एक गैमेट में, एक में। जबकि मेंडल क्या कहता है, मेंडल ने भी तो यही कहा था कि फैक्टर्स यानी अलील सेपरेट इनटू गैमेट्स। अब ये जो याद रहे कि जो एक जीन है, अब जीन ये देखें प्लांट हाइट है, तो इसका एक हिस्सा एक फैक्टर फीमेल से आया और एक मेल से, तो ये एक जीन है। किस चीज़ का जीन है, ये प्लांट हाइट का जीन है। तो इसके दोनों जो फैक्टर थे इनको हम कहते थे अलील। तो वो कह रहा है ये जो अलील है सेपरेट इनटू गैमेट्स, ये गैमेट्स में अलग हो जाएंगे। ये मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा था, जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट में इन दोनों में से एक अलील आएगा, या कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो तीसरा पॉइंट देखें कि डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स। अब वो जो फर्ज करें इंसान में 23 क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम गैमेट्स में उनकी जो असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है, इसको गौर से समझिएगा। फर्ज करें ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, जिसका ये होमोलोगस पेयर है। ये एक दूसरा क्रोमोसोम नंबर 2, ये उसका होमोलोगस पेयर है। अब जब गैमेट बनेगा, गैमेट के अंदर इन 2 क्रोमोसोम में से एक ने आना है। ये फर्ज करें इसमें कैपिटल ए आ जाता है, और इधर भी ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, इन दोनों में से भी एक आना है। फर्ज करें इधर कैपिटल बी आ जाता है। अब वो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि इधर से कैपिटल ए आए और इधर से कैपिटल की बजाय स्मॉल बी आ जाए। और लाजमी नहीं है कि ये कैपिटल ए ही आएगा, या स्मॉल ए भी आ सकता है। यानी इस तरफ से गैमेट के अंदर स्मॉल ए आ सकता है और साथ स्मॉल बी भी आ सकता है। और ज़रूरी नहीं कि स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आए, बल्कि स्मॉल ए के साथ फिर
ये कैपिटल बी भी आ सकता है। तो क्रोमोसोम के जोड़ों में मौजूद हर क्रोमोसोम आज़ाद है कि वो जिस तरह से मर्जी गैमेट के अंदर जा सकता है। इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मेंडल ने भी यही कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर कि अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट्स बनेंगे तो अलील्स की असॉर्टमेंट भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। मसलन अब गैमेट के अंदर कैपिटल टी और कैपिटल आर आ सकते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल आर। उतने ही चांस हैं इस कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर। और उतने ही चांस हैं स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर आ सकता है, ये स्मॉल टी कैपिटल आर। और इतने ही चांस हैं कि स्मॉल टी के साथ ये स्मॉल आर भी आ सकता है। इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल का भी वही बयान था जो क्रोमोसोम एक्सपेरिमेंट से हम देख रहे हैं, जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वही मेंडल के फैक्टर का बिहेवियर है। लेकिन सटन्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर साइंटिस्ट के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, एतराज़ात थे। मसलन जो मेंडल ने पी प्लांट मटर के जो ट्रेड स्टडी किए थे उनकी तादाद थी 7, पी प्लांट के 7 ट्रेड स्टडी किए। और बाद में जब क्रोमोसोम डिस्कवर हुए तो पता चला कि मटर के अंदर जो क्रोमोसोम के जोड़े हैं वो भी 7 हैं। ये एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा और 7वां। और अगर इस थ्योरी को सही माना जाए कि ये जो मेंडेलियन ट्रेड्स हैं, जीन्स हैं, ये क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं, तो 7 ट्रेड स्टडी किए थे। अब एक ट्रेड यानी एक जो जीन है, फर्स्ट करें प्लांट हाइट, कैपिटल टी इसका एक एलील इस क्रोमोसोम पर और दूसरा स्मॉल टी इस क्रोमोसोम के ऊपर। तो इस तरह से तो 7 जोड़े बनते हैं क्रोमोसोम के और मेंडल के 7 ही ट्रेड्स यानी 7 ही जीन बनते हैं। क्योंकि अगर मेंडल का हम मान लें कि इनकी असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट हो रही है और क्रोमोसोम की असॉर्टमेंट भी इंडिपेंडेंट हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन मौजूद है। अब ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम की निस्बत जीन्स की तादाद ज़्यादा है। मसलन हमारे अंदर 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम के, लेकिन खसूसियात की तादाद तो हज़ारों में है, जीन्स की तादाद तो हज़ारों में है। अब कह लें ऑब्जेक्शन था कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स आर डिटरमिन्ड बाय जीन। मेंडल के कैरेक्टर को कौन डिटरमिन कर रहा था? जीन। डेट प्रेजेंट यानी जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, और जीन अगर क्रोमोसोम पे मौजूद है। देखिए इफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मेंडेलियन ट्रेड्स, अगर जो मेंडेलियन ट्रेड्स की जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने देखी, ये सिर्फ 2 जीन्स की रिफ्लेक्स ये शो कर रही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसिस, ये क्रोमोसोम की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, तो ये तो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद कम है और जीन्स की तादाद ज़्यादा है। तो इस वजह से साइंटिस्ट इसको गैर यकीनी करार दे रहे थे। अब इस मसले को हल किया थॉमस हंट मॉर्गन ने 1910 के अंदर। उसने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और साबित किया कि क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज़्यादा जीन्स, एक से ज़्यादा खसूसियात को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स मौजूद हैं। बात करते हैं थॉमस हंट मॉर्गन की, जिसने 1910 के अंदर फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब आमतौर पर फ्रूट फ्लाई का जो आई कलर है वो है रेड, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान उसने ऑब्जर्व किया एक उसको वाइट आइड म्यूटेंट मेल फ्लाई नज़र आई। अब म्यूटेंट से मुराद है यानी किसी म्यूटेशन की वजह से, जीन में तब्दीली की वजह से उसका जो आई कलर था वो वाइट था और वो था मेल। अब ये आपके पास ये मेल है और ये मेल वाइट आई कलर का है, ठीक है, ये मेल है, ये मेल का साइन है। अब पहले मैं आपको इसकी जीनोटाइप बता दूं, ये मेल है और ये फीमेल है, और ये फीमेल क्या है, रेड आइड। अब ये जो येलो क्रोमोसोम है ये वाई क्रोमोसोम है, जे शेप, और ये जो वाइट है ये एक्स क्रोमोसोम है, ये दोनों भी एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये विद वाइट आई जीन, इसके ऊपर वाइट आई वाला जीन है, जबकि ये दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है रेड वाले, इनके ऊपर रेड आई वाला जीन है, लेकिन ये अभी मॉर्गन को नहीं पता था। अब उसने क्या किया, ये वाइट आइड मेल रेड आइड फीमेल के साथ क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन के अंदर उसको सारे के सारे टोटल F1 जनरेशन के अंदर 1237 फ्लाइज उसको हासिल हुई। वो सारी की सारी क्या थी, रेड आइड थी। ये मसलन ये मेल भी रेड आइड और फीमेल भी। ये क्रॉस बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेंडल का था। मेंडल भी F1 के अंदर उसे क्या रेशो आती थी, उसमें F1 के अंदर सारे के सारे जानदार वो एक खसूसियात वाले आते थे। इसका मतलब ये हुआ कि रेड आई जोनसिया ये डोमिनेंट है। अब उसने क्या किया, F1 को सेल्फ क्रॉस करवाया, F1 का ये मेल
और F1 की फीमेल, इसको F1 ज़रा F1 सेल्फ क्रॉस करवाया, तो F2 के अंदर जो उसको जनरेशन हासिल हुई, देखें जब ये क्रोमोसोम इसके साथ मिलेगा तो ये जानदार, और अगर ये इसके साथ मिलेगा तो ये वाला, और इसी तरह ये इसके साथ मिलेगा तो ये जीनोटाइप आएगी, और ये क्रोमोसोम अगर इसके साथ मिलेगा तो ये जीनोटाइप। तो F2 के अंदर जो उसको रिजल्ट हासिल हुआ, टोटल जो फ्लाइज थी उनकी तादाद थी 4292, और उस 4292 में उसे जो ये रेड आई वाली फ्लाइज हासिल हुई उनकी तादाद थी 3470, ऑलमोस्ट 70 या 76, और जो वाइट आई थी वो सिर्फ और सिर्फ 782 की तादाद में, यानी ये सिर्फ 18% बनती हैं। वैसे जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट आना चाहिए था 3:1, यानी 75% रेड आइड और 25% वाइट आइड। एक तो रिजल्ट जो रेड आइड की रेशो है वो 3:1 से बहुत ज़्यादा थी, यानी ये 82% हासिल हुए, और जो वाइट आई है वो सिर्फ 18% हासिल हुए। एक तो ये प्रॉब्लम, और दूसरा इसका रिजल्ट में स्ट्रेंज यानी ये हैरत अंगेज इस वजह से था कि ये जो वाइट आइड फ्लाइज थी ये सारी की सारी क्या थी, मेल। वाइट आइड के अंदर कोई भी फीमेल नहीं आई। अब उसने सोचा शायद कि वाइट आई का जो जीन है वो फीमेल फ्लाई को शायद किल कर देता है, ये वजह हो सकती है कि यहाँ पे वाइट आइड फीमेल नहीं आई। इस चीज़ को उसने कंफर्म करने के लिए कि वाइट आइड फीमेल एग्जिस्ट करती है नहीं, उसने टेस्ट क्रॉस करवाया। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें F1 के फीमेल के अंदर अगर वाइट आई का जीन आया है और वो अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि देखें ना F1 की फीमेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम आ रहा है ये नेसेसरली मेल से आ रहा है, और अगर उसने अंदाज़ा लगाया कि अगर F1 की फीमेल के अंदर वाइट आई का कोई जीन आया है और वो अपीयर नहीं हुआ तो वो टेस्ट क्रॉस से अपीयर हो जाएगा। अब उसने क्या किया, F1 की ये जो फीमेल है उसको लिया, और P1 पेरेंटल जनरेशन में ये जो मेल है, अब ये मेल है P1 और ये F1 की फीमेल, आपस में जब क्रॉस करवाया, इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, जो कंफर्म कर देता है किसी भी जानदार की जीनोटाइप को। अब इसमें देखें जब ये क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ मिलेगा तो ये आपके पास जीनोटाइप आएगी, और ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ मिलेगा तो ये जीनोटाइप, ये क्रोमोसोम इसके साथ मिलेगा तो ये जीनोटाइप आएगी, और अगर यही क्रोमोसोम इसके साथ मिलेगा तो ये जीनोटाइप आएगी। तो F3 के अंदर उसको जो रेशो हासिल हुई वो 1:1:1:1, यानी जितने वाइट आइड मेल थे उतने ही वाइट आइड फीमेल, जितने रेड आइड मेल थे उतने ही रेड आइड फीमेल, यानी उसको वो जो वाइट आइड फीमेल पीछे नहीं आ रही थी वो F3 में वाइट आइड फीमेल आ गई, और वो मुकम्मल बराबर रेशो में आ गई। तो इस चीज़ को वो अभी तक भी समझ नहीं पाया कि वाइट आइड फीमेल पीछे प्रोजनी, पीछे जो क्रॉस है उसके अंदर अपीयर क्यों नहीं हुई। तो इस पजल को उसने इसका जो सॉल्यूशन पेश किया, सॉल्यूशन ऑफ द कंफ्यूजन, इस पजल का जो सॉल्यूशन उसने बताया, उसने ये बताया कि जीन ऑफ वाइट आई प्रेजेंट ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम। वाइट आई का जीन सिर्फ किसके ऊपर मौजूद है, एक्स क्रोमोसोम, एब्सेंट फ्रॉम द वाई क्रोमोसोम। इसका दूसरा एलील वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद ही नहीं, यानी मेल के अंदर सिर्फ होता एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उसी के ऊपर वाइट आई कलर का जीन मौजूद है। अब ऐसे जीन जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हों उन्हें हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन, और उस ट्रेट को, उस खसूसियत को हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। और अगर वो सेक्स लिंक्ड वाई के ऊपर हो तो उसे हम कहते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट, और अगर एक्स के ऊपर हो तो हम उसे कहते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट। तो ये वाला जो था ये क्या था, ये एक्स लिंक्ड ट्रेट था। और वाइट आई रिसेसिव टू द रेड आई, और वाइट आई का जो जीन है वो रेड आई की निस्बत रिसेसिव है। यही वजह है कि F1 के अंदर आप देखें कि ये रिसेसिव था और ये अपीयर नहीं हुआ, और यहाँ पे भी ये रिसेसिव था वाइट आई, और ये इस रेड की वजह से ये यहाँ पे भी अपीयर नहीं हुआ। अब देखें क्लियर एविडेंस ऑफ सटन थ्योरी का जो एविडेंस था, सटन थ्योरी जो बता रही थी कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, वो भी क्लियर हो गया, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वाइट आई का जीन भी मौजूद है। जीन डिटरमिन द मेंडेलियन ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम,
वो क्रोमोसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री, जेनेटिक्स की हिस्ट्री में ये बड़ी अहम डिस्कवरी थी। इससे पता चल गया कि जीन वाकई ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। इट प्रूव्ड सर्टन थ्योरी प्रूव होगी। वाइट आई ट्रेड सेग्रीगेट 1 to 1 लाइक सेग्रीगेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये जो वाइट आई का ट्रेट ये बिल्कुल उसी तरह सेग्रीगेट हो रहा है जिस तरह एक्स क्रोमोसोम जा रहा है। यानी देखें, एक्स क्रोमोसोम जिस तरह अगली नस्ल में गया उसी तरह वाइट आई का जीन भी गया। और एक्स क्रोमोसोम किस रेशो से जा रहा है? बिल्कुल इस तरह जिस तरह मेंडेलियन ट्रेट सेग्रीगेट होते हैं। दूसरे अल्फाज में यानी आप कह सकते हैं जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली लाइक क्रोमोसोम। जिस तरह क्रोमोसोम की असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट होती है, उनके ऊपर मौजूद जीन्स की असॉर्टमेंट भी इंडिपेंडेंट होती है।